तो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने कहा था कि फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 पॉइंट्स उन्होंने बोले थे, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इन 2 पॉइंट्स पे उन्होंने डिटेल में डिस्कशन करी है इस चैप्टर में, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रूरल क्रेडिट। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। कह रहे अगर टाइम से पैसा मिल जाए फार्मर्स को तो रूरल इकोनॉमी डेवलप होना ज्यादा इजी हो जाएगा। टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट। ऐसा क्यों? ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप सो करने में और हार्वेस्टिंग में टाइम गैप काफी होता है। जब तक बेचेंगे नहीं क्रॉप को तब तक इनकम तो जनरेट होगी नहीं, तो उस टाइम तक उनके लिए खाने के पैसे भी नहीं होते। तो उनको जब रियलाइजेशन होगी तब तो वो कुछ भी, उनके पास पैसा है काम करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, फिर उनको लोन्स लेने पड़ते हैं। इवन फॉर सोइंग दे माइट हैव टू बोरो। सोइंग तो एक तरफ चलो कह रहे कि एक बार को उन्होंने कर भी ली, उसके बाद उनके पास डे टू डे अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो सोइंग के लिए भी होता है, फर्टिलाइजर्स के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। Farmers they borrow money for various sources to meet initial investment हो सकता है, seeds, fertilizers, implements, other family expenses like marriage, even death, religious ceremonies, etc. So credit is one of the important factors which contribute to agricultural production. An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. So credit plays a very important role in rural areas. यहाँ पे भी, but rural areas में कहीं ज्यादा। Sources of rural credit, कह रहे 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड करा सोर्सेस को, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या हैं? They have been the traditional source of agricultural credit in India. Number 1, money lenders. From the very beginning, money lenders have been advancing a major share of farm credit. The peasants are exploited through exorbitant, very high rates of interest. Quite frequently, their accounts are manipulated without their knowledge. मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के सबसे पुराने एग्जाम्पल। रिलेटिव्स, अक्सर वहां से पैसे मिलते नहीं है, बट इट इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल, इट इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। Cultivators they borrow funds from their own relatives in times of crisis. These loans are a kind of informal loans and carry no interest and are normally returned after harvest. Money lenders they charge very high rate of interest. They try to manipulate, हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स में। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स जिनको इवेंचुअली हम सामान बेचने वाले हैं, उसी कंडीशन पे ही वो लोन देते हैं कि आप ये सामान हमें बेचोगे ना तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। वो जानबूझ के रेट भी फिक्स कर लेते हैं कि सस्ते में उनसे सामान खरीद ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रखते हैं। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू पेजेंट्स ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स। तो आपको अपने क्रॉप्स गिरवी रखने पड़ेंगे कि भाई साहब हम आपको ही बेचेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है और क्या कंडीशन है, द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस। Rich landlords, non-institutional source, small as well as marginal farmers and tenants, they take loan from landlords for meeting their financial requirements. Landlords, they also charge high rate of interest on such loans and exploit the peasants, the farmers, particularly small farmers and tenants.
तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या हैं? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स और रिच लैंडलॉर्ड्स। इसमें से रिलेटिव्स ही हैं जो इनफॉर्मल लोन्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। बट अक्सर ये वाले लोन मिल नहीं पाते लोगों को, इसीलिए उनको मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स या फिर लैंडलॉर्ड से लोन्स बोरो करने पड़ते हैं। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का? जो भी लोन दे रहा है वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है और आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी थी इन फार्मर्स को, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। The various non-institutional sources used to exploit small and marginal farmers by lending to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap. A major change occurred in 1969. क्या हुआ था 1969 में? Nationalization of banks. Nationalization of banks happened in 1969. India adopted institutional credit approach through various agencies. क्या हुआ था नेशनलाइजेशन में? जो मल्टीपल बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, काफी बैंक्स, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इनको हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं क्योंकि ये लोन तो बांट रहे हैं, बट किनको? जो ऑलरेडी बिग बिजनेसेस हैं, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। उनका कहना क्या था? कह रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स ही, देवर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। कह रहे जहां से हम पैसा कमा पाएंगे वहीं तो लोन देंगे। कह रहे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी तो सोचना है, तो आपको वीकर सेक्शन को भी हेल्प करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने फिर नेशनलाइजेशन करी। नेशनलाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स to be operated or owned by the state or central government. In India, the banks which were previously functioning under the private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization, and thus the nationalized banks came into existence. The banks were nationalized because the banks were mainly catering to the needs of big businesses. So important है कि why were the banks nationalized? Because they were majorly catering to the needs of big business houses and large industries, while agriculture and small scale industries were lagging behind. कह रहा डर लग रहा है इनको पैसे देने में, ये वापस नहीं कर पाएंगे हमारे, तो इसलिए हम इनको ज्यादा दे ही नहीं रहे लोन. The loans by commercial banks to industry nearly doubled between 51 to 68. तो फाइनेंशियल सेक्टर तो ग्रो हुआ था, बट पैसा जा कहां रहा था? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में. 34% to 68%, even as agriculture received less than 2%. तो लोन्स तो उन्होंने बांटे थे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को ओनली 2% ऑफ द लोन अमाउंट मिला था. मतलब जितने भी उनके लोन्स थे उसका ओनली 2% went to the agricultural sector. So in order to increase the control over commercial banks, the Indian government nationalized 14 major lenders in 1969. That accounted for 85% of the bank deposits. तो उस टाइम पे कितने banks nationalized हुए थे? 14. They contributed to 85% of the total bank deposits in the country at that time. कुछ टाइम बाद 6 more banks were also nationalized. So institutional sources, the government established the institutional sources with the following objectives: to provide adequate credit to the farmers at cheaper rate of interest, to assist small and marginal farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. क्यों इंट्रोड्यूस करे गए थे, क्यों एस्टैब्लिश करे गए थे इंस्टीट्यूशन सोर्सेज? नंबर 1, to provide adequate credit to farmers at cheaper interest rates, to assist small and marginal farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. Some important institutional sources. Number 1, cooperative credit societies.
The primary objective of cooperatives is to liberate the Indian peasantry from the clutches of money lenders and to provide them credit at low rates of interest. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ही क्या, उनको, किनको, फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इन ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, इनके एक्सप्लॉइटेशन से बचाना. First, institutional source. Second, land development banks. But land development banks farmers को लोन देते थे सिर्फ और सिर्फ तब अगर उनके पास लैंड हो अपनी, फार्मर्स के पास, क्योंकि फार्मर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को. दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड्स. लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, purchasing agricultural implements and for repaying old debts. But बिना सिक्योरिटी के लैंड डेवलपमेंट बैंक्स लोन्स नहीं देते थे. Commercial bank credit. Initially, commercial banks played a marginal, initially, that was before nationalization, they played a marginal role in advancing rural credit. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. Post nationalization, commercial banks played a major role. Before that, marginal role. Regional rural banks. But regional rural banks कहाँ पे establish होते थे? जहाँ पे commercial banks ना हो, जहाँ banking facility provide नहीं हो पा रही, वहाँ regional rural banks set up हुए. They are opened in those areas where there are no banking facilities. Their main objective is to provide credit and other facilities, especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs in rural areas. Institutional sources, cooperative credit, land development banks, commercial bank credit, regional rural banks. Next, government. गवर्नमेंट भी डायरेक्टली, बाकी चीजों में तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली पैसे दे ही रही है इन सोसाइटीज को, गवर्नमेंट डायरेक्टली भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. द गवर्नमेंट, द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लोन्स की बात है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन्स एंड दे आर लेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फेमाइन्स, फ्लड्स एटसेट्रा. लोन है, सब्सिडी नहीं है, फ्री में पैसे नहीं दे रहे, लोन दे रहे हैं, बट इंटरेस्ट रेट बहुत लो होगा, एज लो एज 6%. तकावी लोन्स कहते हैं इनको. मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई है, वैसे ही रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड है. नाबार्ड हेल्प्स अदर एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट. इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट. आरबीआई इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन अदरवाइज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एपेक्स टॉप मोस्ट, उसके नीचे आते हैं सारे कमर्शियल बैंक्स. रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट में एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? नाबार्ड. It is the apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. तो नाबार्ड का फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है? रूरल क्रेडिट. आरबीआई तो बहुत बड़ी चीज है, बट वो भी एपेक्स, ये भी एपेक्स, बट ये सिर्फ और सिर्फ रूरल क्रेडिट के टर्म्स में. Its objective is to promote health and strength of credit institutions, namely cooperatives, commercial banks and regional rural banks. ये उनको फंडिंग करता है आगे रूरल क्रेडिट देने के लिए. कब लॉन्च हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th July 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. नाबार्ड लॉ का पार्ट बन गया. Besides providing finance to credit institutions, NABARD also provides financial assistance to non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural
areas. NABARD, 12th July 1982. Apex Bank, which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. Last institutional source क्या है? Last है self-help groups. Recently, self-help groups have emerged because of inadequacy of formal credit delivery mechanism. अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में काफी तो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, अब सबके पास सिक्योरिटी नहीं होती, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, क्योंकि उनको बैंक फंडिंग भी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है, इसीलिए वो एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स की कैटेगरी में आ रहा है. They have emerged recently. Moreover, vast proportion of poor rural households could not avail credit facilities because of their inability to provide some kind of collateral. Self-help groups, bank linkages program for microfinance. So self-help groups, they emerged recently. Recently क्या मतलब, other than the institutional sources, self-help groups also played an important role. SHG has emerged as the major microfinance program in the country in the recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. कह रहे हैं इनको वहां से लोन मिलने वाला है नहीं, तो आपस में हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे. Their target groups comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. Self-help groups, they promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. From सब मिलके थोड़े-थोड़े पैसे डालते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है, हमने पॉवर्टी में भी पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो वो क्या करते हैं, जिसको जरूरत है उसको वो पैसे दे देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर वो वापस कर देगा जब होंगे उसके पास. तो जिसको जरूरत होगी मिलके, कि हम 50 लोग मिले, सबने 1000 रुपए मिलाए, 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए, 1000 और 50,000 में तो बहुत फर्क होता है, तो ऐसे फिर हम वो आपस में एक दूसरे की सेल्फ हेल्प ग्रुप, तभी इसको वर्ड यूज करते हैं. फ्रॉम द पूल्ड मनी, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी तो सारे ही हैं, बट देखते हैं सिचुएशन में कि उस टाइम पे किसको सबसे ज्यादा जरूरत है. नीडी मेंबर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स, which is to be repaid in small installments. By March 2012, more than 43 lakh self-help groups had reportedly been credit linked. बैंक उनको सपोर्ट कर रहा है, और बैंक्स मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं. Self-help groups have also helped in empowerment of women. However, कह रहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेजरली लोग एक दूसरे को पैसे मिलके दे भी देते हैं ना, वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कम होते हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए ज्यादा होते हैं. अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, घर पे फंक्शन है, शादी है मेरे घर पे, तो मतलब कह रहे बिजनेस के लिए कम यूज हो रहा है, तो फिर बिजनेस के लिए कम यूज हो रहा है, तो ओवरऑल ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा, बट फाइनेंशियल हेल्प डेफिनेटली एक दूसरे की हो रही है. However, the borrowings are mainly, not always, but mainly confined to consumption purpose, and negligible proportion is borrowed for productive purpose. क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा है? डिफाइन रूरल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बेसिक चीज. फिर व्हाट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन. What portion of India's population are represented by rural people? 3/4 of the population. What percentage of population is still below the poverty line? 22%. Briefly explain the process of rural development. Why do farmers need credit? So there is a time gap between sowing and realization of income. What are the various non-institutional sources, various institutional sources? Nationalization, 1969. How many banks were nationalized initially? 14. With what objectives were institutional sources established? Mainly to safeguard, to prevent the rural people from exploitation of money lenders. When was NABARD established? 12th July 1982. Which is the apex bank? NABARD.
व्हाट आर द कावी लोन्स जो गवर्नमेंट देती है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए नहीं लिखा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल कर सकते हैं ऐड इसमें। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 1 मार्क, ठीक है ना, बस एक बेसिक मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।